अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं। हम लोग बच्चों हैं चैप्टर नंबर 14 और आज का हमारा चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 7। हमारा टॉपिक है डिटरमिन E/M ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का एक अच्छा टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें ऐसा कहने में कोई मतलब गलत नहीं है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो बच्चों इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जब आपने प्रिपेयर करना है तो जैसे मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने इसको एज ए जिस तरतीब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आपने इसको अच्छी तरह से समझना है और फिर अपने हेल्पिंग नोट से इसको प्रिपेयर करना है। तो रेडी हो जाएं बच्चों, आप लोग अपनी दीगर एक्टिविटीज़ को क्लोज़ कर दें। जब आप ये लेक्चर सुनने जा रहे हैं, लेक्चर को आपने अच्छी तरह से समझना है तो बाकी तमाम एक्टिविटीज़ क्लोज़ कर दें, फ्री हो जाएं और कोई पेजेस ले लें जिसके ऊपर आपने अहम अहम पॉइंट्स को नोट करना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर नंबर 7, डिटरमिन E/M ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बच्चों, ये जो चार्ज टू मास रेशियो है ये एक्चुअली है डिटरमिन E/M का मतलब है चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। अब जो ये जो कॉन्सेप्ट था चार्ज टू मास रेशो, ये पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसका क्या मतलब है और कहाँ से ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। देखिए बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 14 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक फ़ोर्स लगती है। फ़र्ज़ कर लीजिए बच्चों कि मैं ये एज्यूम करता हूँ कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है that is into the plane, right? Let's say this is a magnetic field B which has strength B, right? Vector form, magnitude B, strength B and direction into the plane. अब जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होगा, फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल है प्लस Q, उसने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होना है और एंटर होते हुए उस चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है वो v है। तो हमने ये पढ़ा है, हमें ये पता है, इस चैप्टर को जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि इसका हमने एक्सप्रेशन बनाया था। दैट एक्सप्रेशन वाज F=Q टाइम्स V क्रॉस B। याद है बच्चों आपको, ये हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन विच इज़ F=Q V क्रॉस B। इसमें जो Q जो है दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, V इज़ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, B इज़ मैग्नेटिक फील्ड, F इज़ फोर्स। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है और इस फोर्स की डायरेक्शन भी है। अगर इस फोर्स का मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो दैट विल बी QVB साइन ऑफ 90 एंड दिस F विल बी इक्वल्स टू QVB। ये बच्चों इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा जो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेगी। अब बच्चों दूसरी बात ये है कि उस फोर्स की जो डायरेक्शन है, इस फोर्स की उस डायरेक्शन को हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। थोड़ा सा मैं इसको एक बैकग्राउंड भी दे रहा हूँ। अब जो अगर राइट हैंड रूल में यूज़ करूँ तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल V, चार्ज पार्टिकल Q जो है वो एंटर होगा इस फील्ड के अंदर, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक मेरी सारी फिंगर्स पॉइंट करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ B और थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ V। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अगर ये चार्ज, ठीक है बच्चों, ये चार्ज पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया। फ़र्ज़ करें बच्चों अगर ये चार्ज नेगेटिव Q होता और उतनी ही स्पीड के साथ मूव करके आता जितनी से प्लस Q, तो इस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ओपोजिट होती, राइट। ये बात हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगती है विच इज़ मैग्नेटिक फोर्स which has its maximum magnitude QVB when the charge enters at right angle with the magnetic field। ये बात बच्चों आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें कि आप सब बच्चों को ये बात पता है। अब बच्चों देखें पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन और नेगेटिव की ओर, चलें ये तो आप लोगों को जो है वो पता है कि इस तरह से होता है। अब जो एक बात मैं और करना चाहता हूँ आपसे कि अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है प्लस Q, राइट, विच इज़ एन इलेक्ट्रॉन, फ़र्ज़ करें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है
और ये जो ये जो प्लस क्यू है ये एक प्रोटॉन है, और ये जो नेगेटिव क्यू है ये एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। समझ गए बात आप। प्लस क्यू जो है, लेट्स से दैट इज एन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है, और ये जो नेगेटिव क्यू है फर्ज कर लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप ज़रा रीमाइंड करें दोनों की प्रॉपर्टीज़। अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करूं तो दे बोथ हैव सेम चार्ज, ठीक है, पक्की बात है ना। ज़रा मैं लिख दूं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम चार्ज, इनके ऊपर चार्ज कितना है, सेम। बट क्यों, एक और बात, दे बोथ हैव डिफरेंट मास, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव डिफरेंट मास, ठीक है ना, पता है ना आपको, दोनों का चार्ज सेम है और दोनों का मास सेम है। अब देखें बच्चों, जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होंगे तो दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी सेम। आप कहेंगे वो कैसे, ये जो प्रोटॉन है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, ई वी बी, राइट। ई जो है वो मैंने क्यू की जगह लिखा है, विच मीन्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, ई वी बी, राइट। उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, वो तो उसकी पोलैरिटी की वजह से कि वो नेगेटिव है। दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो सेम लगेगी, राइट, लेकिन दोनों का जो मास है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही फोर्स दो डिफरेंट मास। अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास कहीं बन जाती है तो जैसा कि बच्चों फ़र्ज़ कर लें कि दोबारा से अगर फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम दो चार्ज पार्टिकल्स को भेजते हैं। फ़र्ज़ करें कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक है चार्ज पार्टिकल Q और दूसरा है चार्ज पार्टिकल Q2। Q1 जो है वो E के इक्वल है और Q2 जो है वो 2E के इक्वल है, या लेट्स से कि वो भी E ही है, लेकिन इस चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो M1 है और इस चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो M2 है। अब चार्ज पार्टिकल का भी तो मास तो होता है, पार्टिकल है तो मास तो होगा। अब जब ये दोनों पार्टिकल्स, दोनों चार्ज पार्टिकल्स इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होंगे तो सिचुएशन ये है कि चूंकि दोनों मैसेस का, दोनों पार्टिकल्स का चार्ज सेम है तो दे विल एक्सपीरियंस सेम फोर्स, राइट, दे विल एक्सपीरियंस सेम फोर्स, राइट। सोचे क्यों सेम फोर्स दोनों के ऊपर क्यों लगेगी, क्योंकि दोनों का जो चार्ज है वो सेम है। अब दो चार्ज पार्टिकल्स का चार्ज सेम है तो इसका मतलब फोर्स तो सेम लगेगी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू सेम है तो फोर्स सेम लगेगी, दोनों की स्पीड भी सेम है, लेट्स से तीनों फैक्टर सेम है, Q भी सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है, V दोनों की स्पीड भी हमने एक ही रखी वो भी सेम है, B जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वो भी सेम है। तो इसका मतलब है कि दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, सेम। लेकिन चूंकि दोनों का मास डिफरेंट है इसलिए जब राइट हैंड रूल से हम इनकी डिफ्लेक्शन देखेंगे तो दोनों की जो डिफ्लेक्शन होगी वो एक जैसी नहीं होगी। जो लाइटर मास होगा, जिसका मास कम है, उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी और जो हैवियर होगा उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी। अगरचे कि दोनों के ऊपर फोर्स एक जैसी लगी है लेकिन फिर भी दोनों चार्ज पार्टिकल्स की जो डिफ्लेक्शन है या उसका जो बेंड होना है या उसका जो सर्कुलर पाथ बनेगा दैट विल बी डिफरेंट। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि जब हम चार्ज पार्टिकल को स्टडी करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो बच्चों हमारे पास एक नई फिज़िकल क्वांटिटी आ गई जिसका नाम है E/m। तो E/m जो है बच्चों, E/m जिसको हम पढ़ते हैं चार्ज टू मास रेशो, ये बच्चों क्या है, ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है, राइट। और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बेटे वो जो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर whenever a charge particle is, whenever the motion of a charge particle is studied in a magnetic field, whenever the motion of a charge particle is studied in a magnetic field, then we make use of this physical quantity known as E/m, charge to
mass ratio। समझ आ गई बच्चों बात की? अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जो E/m है ये चार्ज टू मैस रेशो है, ये बेसिकली इसका जो आइडिया है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम किस तरह से, कहाँ से और क्यों करके लेके आए हैं। तो एक ही दो पार्टिकल्स सेम चार्ज डिफरेंट मैस विल ऑब्जर्व डिफरेंट पाथ्स। ठीक है ना? क्या चीज़ डिफरेंट होगी? उन दोनों के क्या चीज़ डिफरेंट होगी? उन दोनों के पाथ्स डिफरेंट होंगे। ये बात याद रखना है। अगर ये MCQ आता है एग्जामिनेशन में तो आपने हरगिज़ ये नहीं कहना कि दोनों के ऊपर लगने वाली फोर्स डिफरेंट है। ऐसे एग्जामिनर थोड़ा सा ट्रिक करता है आपके साथ कि इस तरह से क्वेश्चन बनाता है कि दो पार्टिकल्स हैविंग सेम चार्ज हैविंग डिफरेंट मैस विल एक्सपीरियंस option A, option B, option C, option D. They experience same force, they experience different path, they experience different force, ऐसे A, B, C, D options। तो आपने याद रखना है कि जब तक दो पार्टिकल्स का चार्ज सेम है तब तक उन पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स सेम होगी, उनका मैस जो भी है तो सेम फोर्स होगी। अब फोर्स सेम होनी है दोनों के ऊपर, अब उनके डिफरेंट मैस की वजह से क्या चीज़ बनेगी, दैट विल बी द डिफरेंट पाथ्स। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की कि चार्ज टू मैस रेशो का क्या मतलब है। अब जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में, हमारी बुक में उसने कहा है कि आप डिटरमिन करें चार्ज टू मैस रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखें बच्चों, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये तब हुआ जब अभी हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन का मैस नहीं पता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज टू मैस रेशो जो है इससे हम किसी इलेक्ट्रॉन वगैरह का मैस भी फाइंड कर सकते हैं या कर सकते थे, वो आगे जाके इस पर बात करते हैं। तो डिटरमिन, अब जो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें समझ आ गया कि डिटरमिन चार्ज टू मैस रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो डिटरमिन करें कि वो क्या होगी। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो उसके चार्ज टू मैस रेशो उसकी क्या होगी। ये समझे आप कि ये जो हमने पढ़ना है ये एक डायरेक्ट मेथड है कि फ़र्ज़ करें कि हमें नहीं पता चार्ज क्या है किसी इलेक्ट्रॉन का। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन का मैस क्या है, बट स्टिल वी कैन फाइंड अ फिजिकल क्वांटिटी नोन एज चार्ज टू मैस रेशो या मैस टू चार्ज रेशो भी समटाइम इसको कह लेते हैं, ये उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है ना? तो ये इटसेल्फ जो है E/m, इसको आप इस बात से हट के सोचें कि हमें E भी पता है, हमें M भी पता है, तो हमने इसको E/m से डिवाइड करके फाइंड कर लें, दैट्स ऑल। लेकिन आप वहाँ जाएं और तब का सोचें जब हमारे पास जो है वो मैस भी नहीं है, जब हमारे पास चार्ज भी नहीं है और हम इटसेल्फ एक फ़िज़िकल क्वांटिटी बना ली हमने E/m, और वो हम उसमें फ़ाइंड करने जा रहे हैं। अब चूँकि बच्चों बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो सबसे पहले अब ये किस तरह फाइंड करेंगे हम चार्ज टू मैस रेशो, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बच्चों इसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को लेट्स से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन क्रॉस के साथ, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन मैंने ली है अकॉर्डिंग टू सम रूल के इनटू द पेज मैंने ली है। ठीक है, इसकी जो B की डायरेक्शन है दैट इज़ इनटू द पेज। अब हम लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन, चूँकि इलेक्ट्रॉन की फाइंड करनी है तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। लेट्स से दिस इज़ अ चार्ज Q विच इज़ एन इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को हमने V स्पीड के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड में भेजना है, राइट। तो इसकी जो स्पीड है वो V है। ठीक है। अच्छा बच्चों, लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों को लॉरेंट्ज़ फोर्स में मैंने ये बात एक्सप्लेन कर दी थी कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं या कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होता है तो वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देता है। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 6 का जो सेकंड हाफ है, बाद वाला पोर्शन है, उसमें कहीं देखकर समझ सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे भी देखते हैं। अब जो जैसे ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन E इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा तो हम राइट हैंड रूल जो है अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इस पर जो मैग्नेटिक फ़ोर्स एक्ट करेगी उस मैग्नेटिक फ़ोर्स की क्या डायरेक्शन बनती है। तो ये ले बच्चों राइट हैंड रूल। इस राइट हैंड रूल के मुताबिक मेरी फिंगर्स जो हैं, सारी फिंगर्स जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इनटू द प्लेन, मेरा थंब जो है ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में। अब आप गैस करें कि फ़ोर्स किस तरफ लगेगी। गुड, गैस करें फ़ोर्स किस तरफ लगेगी, अपवर्ड लगेगी,
या डाउनवर्ड लगेगी? सोचें, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इज़ अ नेगेटिव चार्ज। और जो राइट हैंड रूल है, जो बाय कन्वेंशन रूल है अपवर्ड या पाम की डायरेक्शन, वो किसके लिए होता है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। याद आ गया कि फिंगर्स इनटू द प्लेन, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज। पॉजिटिव होता तो किस तरफ फोर्स लगती? अपवर्ड। अब जो कि नेगेटिव है तो आप फोर्स किस तरफ लगेगी? इसका ऑपोजिट कर लें, डाउनवर्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये इस तरह से बेंड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो बेंड हो जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन बेंड होगा तो अब इसकी जो पोजीशन बनती है, फिर इसको बच्चों आप राइट हैंड रूल से देखें, तो फिर इसको राइट हैंड रूल से देखते हुए आप लोग इस तरह से देखें। ये देखें, मेरी फिंगर्स अभी इनटू द प्लेन है, थंब जो है वो डाउनवर्ड हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब फोर्स किस तरफ लगेगी? पाम के ऑपोजिट। पाम इस तरफ है तो ऑपोजिट का मतलब इस तरफ। तो इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी इनवर्ड, उसकी वजह से ये बेंड हो जाएगा इस तरफ को, इस तरफ को इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब फिर जब ये यहाँ आएगा तो हम इस पे राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो इसके मुताबिक अब मेरा थंब इसकी डायरेक्शन की तरफ, फिंगर्स इनटू द प्लेन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो पाम के ऑपोजिट, यानी अब किस तरफ फोर्स लगेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। और फिर जब यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, तो अब आप देखें मेरी फिंगर्स पॉइंट कर रही हैं इनटू द प्लेन, और थंब जो है वो अपवर्ड जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑपोजिट टू पाम, चूँकि नेगेटिव है तो इनवर्ड लगेगी, तो इसकी वजह से ये फिर इस तरफ आ जाएगा। तो बच्चों रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि एक सर्कुलर पाथ बनेगा, और इस सर्कुलर पाथ के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ड्राइंग को थोड़ा सा मैंने ज़रा इसको कोशिश की कि पूरा सर्कुलर पाथ नज़र आया आप लोगों को। तो ये बच्चों एक सर्कुलर पाथ बन गया, और इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो है ये मूव करेगा। तो बच्चों आप लोग इसकी देख लें डायरेक्शन, राइट हैंड रूल से मैंने इसकी डायरेक्शंस बनाई हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, राइट, इनवर्ड होगी फोर्स की डायरेक्शन। वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स इनवर्ड है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर भी हम दिखा सकते हैं, यहाँ से वेलोसिटी इस तरफ होगी, राइट, और फोर्स इनवर्ड होगी। जब यहाँ आएगा तो वेलोसिटी इस तरफ होगी, इस डायरेक्शन में, और यहाँ से फिर उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी। इस तरह यहाँ आता जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी इस तरफ और फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, और यहाँ आएगा तो वेलोसिटी इस तरफ और फोर्स इस तरफ। एनीवे ये बच्चों इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। तो ये जो कोई भी, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ये आप जनरल रूल याद रख लें, ठीक है ना, एक जनरल रूल आप बना लें कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट होता है परपेंडिकुलर, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर उसको भेजा जाता है, तो वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुई इसकी इस सिनेरियो में, अगर वही प्रोटॉन होता तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा ये था कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाएं, एक इलेक्ट्रॉन दिखाएं, और उस इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसको दिखाएं। तो बच्चों जो एक सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ में जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है, अब उसको मैं लिखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज़, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट की वो थी -E टाइम्स V क्रॉस B। ये वही फार्मूला मैंने लगाया, F = QV क्रॉस B। अब यहाँ पे Q जो है वो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। अब जो इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो E टाइम्स V B साइन थीटा। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसका ताल्लुक डायरेक्शन से है, और डायरेक्शन मैंने आपको दिखा दी कि उसकी डायरेक्शन किस तरह से बनेगी, और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया। तो यहाँ पे बच्चों जो थीटा है वो 90 है, यानी किस एंगल पे एंटर हुआ इलेक्ट्रॉन, तो F = EV B साइन 90। तो F जो है द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू E टाइम्स V टाइम्स B।
सो दिस इज़ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। समझ आ गई बच्चों? तो इसका मतलब है कि ये जो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन की मोशन हुई है वो एक्चुअली इस फोर्स के लगने की वजह से हुई है। इतनी फोर्स लग रही है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, इतनी फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव किया। ठीक है, अब जो एक और कॉन्सेप्ट आप यहाँ रिवाइज करें, ऐसी फोर्स जो किसी पार्टिकल को, किसी मैस को एक सर्कुलर पाथ में मूव करवा दे, उस फोर्स का क्या नाम है? सोचें ज़रा, आप लोग सोच रहे हैं? द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू सर्कुलर इज़ नोन एज, सोचें क्या कहते हैं उस फोर्स को? सेंट्रीपिटल फोर्स। सही, बिल्कुल आप लोग सही पहुँचे। तो दैट फोर्स इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स एफ ऑफ सी। अब आप यहाँ पे गौर करें, थोड़ा सा एक चीज़ देखें कि क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम नहीं कर रही? भाई देखें ना, आप सोचें, ऐसे नहीं हुआ यहाँ पे। ये मैग्नेटिक फोर्स मूव्ड द इलेक्ट्रॉन इनटू सर्कुलर पाथ, मैग्नेटिक फोर्स ने इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराया, तो मैग्नेटिक फोर्स हैज़ वर्कड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए ना बात को? अब देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है गिवन ये है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है बच्चों, वो होती है mv²/r। ठीक है ना, ये उसका फार्मूला है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc, यहाँ पर हमारे इस केस में वो तो मैग्नेटिक फोर्स है, तो इट मीन्स वो किसके इक्वल हुई? E टाइम्स V टाइम्स B। ये मैग्नेटिक फोर्स है, राइट? अगर इसके साथ मैं B लिखूँ तो ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से फिर E टाइम्स VB इक्वल्स mv²/r। तो देखिए मुझे यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है हमारे पास, यहाँ पे हम v की वैल्यू कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचता है EB इक्वल्स mv/r। m यहाँ से इधर ले आए तो E/m जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड इक्वल्स टू v/b टाइम्स r। ये जो इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हमें हेल्प आउट करेगी डिटरमिन करने में E/m या E/m। What is this E/m? E is the charge of electron and m is the mass of electron। समझ गए? क्या हमने यही नहीं फाइंड करना था, डिटरमिन E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो आपको लगता है कि ये इसका रिज़ल्ट होगा? लगता है आपको? उसके लिए ज़रूरी है, आपको लगता है या नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि इस एक्सप्रेशन के जो राइट साइड पे पैरामीटर्स हैं वो सारे गिवन हों, पता हों हमें। तो जो इस इक्वेशन के राइट साइड पे अगर हम देखें तो ये जो v है, ये जो v है दैट इज़ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जिस स्पीड से घूम रहा है ये उसकी स्पीड है, और b जो है दैट इज़ गिवन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, गिवन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और r जो है दैट इज़ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अब आप सोचें कि क्या हमें इन सारे फैक्टर्स या इनमें से कुछ फैक्टर्स का पता है? सोचें। तो बच्चों इन तीनों फैक्टर्स में हमें जो पता है वो सिर्फ B है। B क्या है? ये वो गिवन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो हमने यहाँ पे अप्लाई की है और जिसमें ये सारा प्रोसीजर हमने किया है। B के अलावा V और R जो है ये अननोन है। तो बच्चों इस अननोन V और R की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो हमें चार्ज टू मैस रेशो जो है वो पता चल जाएगी। तो अब बाकी का जो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम डिटरमिन करते हैं कि ये V और R हमने किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, होगी बात बच्चों? अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। तो आगे चलते हुए बच्चों सबसे पहले हम ये करते हैं कि पहले हम V फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डिटरमिन V, पहले स्पीड फाइंड कर लेते हैं। तो पहले इसकी हम V डिटरमिन कर लेते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो क्या है। देखें बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मूव कराने के लिए
हमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ज़रूरत है, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को दिया है, तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव किया है। तो वी नो दैट, अब हम यहाँ ये कहेंगे, एक बात हम यहाँ करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, या जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो हमने इस इलेक्ट्रॉन को दी है, राइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू Q टाइम्स V। ये आप याद कर लें, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 में कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो Q टाइम्स V होती है। याद कर लें, आपने चैप्टर नंबर 12 में ये पढ़ा था हमने टॉपिक में, Q टाइम्स V। अब हमने जितनी इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है, ये इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है। सो हम ये लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इट थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी हमने इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ ये उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, राइट, मूव इट थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि हाफ तो उसकी ये काइनेटिक एनर्जी बनेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगा, और ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, Q टाइम्स V। अब ये जो V होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, या इसको आप पोटेंशियल कह लें। और इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में भी V आएगा, तो इसको मैं V नॉट कह लेता हूँ, ठीक है। सो दिस V नॉट इज़ एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स Q। तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ हाफ mv² इक्वल्स E टाइम्स V नॉट। अब यहाँ पे Q जो है वो E के इक्वल है। मतलब ये कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव करेगा, तो मूव करते हुए इसकी जो इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी होगी वो कहाँ से मिलेगी, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय Q टाइम्स V नॉट, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टाइम्स Q। तो इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में ये V नॉट जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ये क्लियर रखना है कि जो V है दैट मीन्स स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और V नॉट जो है दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। आपकी बुक में एक स्मॉल v है, एक कैपिटल V है, तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो स्मॉल और कैपिटल V लिखने में इतनी मिस्टेक कर जाएं कि जिसमें V के स्मॉल और कैपिटल होने का फ़र्क ही ना रहे, तो वो फिर मिस्टेक भी हो सकती है। बहरहाल नॉट लगा लेना बेहतर है, ये प्राइम लगा दें या कुछ ऐसा डिफरेंट कर लें। अब 2 उधर ले जाएं और m को उधर चेंज करें, तो हमारे पास जो V² है वो अब आ जाएगा EV नॉट, और उसके साथ 2 भी इधर आ जाएगा, और इसके साथ m आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जो है वो हम V की वैल्यू अगर हमें चाहिए हो तो 2EV नॉट बाय m जो है उसका स्क्वायर रूट लेके इसको जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से एक और काम भी हो सकता है कि यहाँ से हम E/m की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से E/m की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं यहाँ से E/m की वैल्यू निकालूँ तो फिर हमारे पास ये जो m है वो इस तरफ आ जाएगा और V नॉट भी इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरह हो सकता है कि E/m की जो वैल्यू है वो भी हम वहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, या डायरेक्ट इस V की वैल्यू को वहाँ पे उस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। अब देखें जो इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन में ये जो V की वैल्यू है इसको उस V की वैल्यू की जगह रिप्लेस कर देता हूँ। तो इसको मैं लिखता हूँ रिप्लेस इन इक्वेशन 1। तो फिर इक्वेशन 1 जो है वो इस तरह आ जाएगी, E/m इक्वल्स उस V स्पीड की जगह ये लगा दें आप 2EV नॉट ओवर m स्क्वायर रूट ओवर B टाइम्स R। तो यहाँ पे आप स्क्वेयरिंग करें दोनों तरफ, तो स्क्वेयरिंग कर दें, ये हो जाएगा E² ओवर m², ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा 2EV नॉट ओवर
ओवर एम, और इस सारे के नीचे हम लिख देते हैं b टाइम्स r। ठीक है बच्चों, तो ये स्क्वायर रूट हो गया। अब देखें यहाँ पे ये जो e है वो इस e से ख़त्म हो जाएगा, और ये जो m है वो इस m से ख़त्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है ये बचेगा e ओवर m इक्वल्स 2v0 ओवर br। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 से बेहतर है, राइट। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 से बेहतर है। इसलिए बेहतर है क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में जो गिवन फैक्टर्स हैं, फाइंड तो इससे भी e ओवर m हो रहा है, इस इक्वेशन नंबर 1 से भी e ओवर m फाइंड हो रहा था, लेकिन जो इस इक्वेशन से e ओवर m फाइंड हो रहा है दैट इज़ मच बेटर। उसमें जो गिवन फैक्टर्स हैं या जो नॉन फैक्टर्स हैं वो अब ज़्यादा है। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में हमें 2 फैक्टर्स नोन हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर्स नोन हैं सोचें। एक नोन है v0 जो कि गिवन पोटेंशियल है जिससे इसको मूव करना है, और दूसरा नोन फैक्टर जो है वो b है। ठीक है ना। तो ओनली अननोन फैक्टर, अब यहाँ पर हमारे पास जो ओनली अननोन फैक्टर बचा है वो हमारे पास बचा है r। अगर ये भी हमें पता चल जाए कि r क्या है तो फिर यहाँ से हम डायरेक्टली जो e और m या e बाई m रेशो है इसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब ये कह लें कि हमारा जो अगला या आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है डिटर्मिनेशन ऑफ r। तो वो क्या है, दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ r। अब ये जो r है ये जो इसका रेडियस है सर्कुलर पाथ का, ये जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, राइट। इस सर्कुलर पाथ का अगर रेडियस पता करना हो तो ये उसी सूरत में हो सकता है कि अगर ये सर्कुलर पाथ विजिबल हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ विजिबल हो जाए तो उससे हमें ये पता चल सकता है। तो वी मेक सर्कुलर पाथ विजिबल, वी मेक सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विजिबल। ये इसका शॉर्ट आंसर है कि कैसे आर फाइंड करेंगे। आर को फाइंड करना है और उसके लिए हम इसके सर्कुलर पाथ को विजिबल कर देते हैं। अब जो उसको विजिबल बनाने का जो तरीका है वो इस तरह है कि हम लोग यही सारा काम कि इलेक्ट्रॉन को एक सर्कुलर पाथ में घुमाना है, ये सारा काम एक ग्लास ट्यूब के अंदर करेंगे, राइट। ये हम क्या यूज़ करेंगे, एक ग्लास ट्यूब यूज़ करेंगे। ये एक ग्लास ट्यूब है इस तरह से, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कराया जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया जाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को, ये एक ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब को जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उसी तरह से जो है वो इनटू द प्लेन है, राइट। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनटू द प्लेन। और किया बस ये हमने कि हमने एक ग्लास ट्यूब ली है, ये ग्लास ट्यूब होगी और ये फील्ड होगी। इस ग्लास ट्यूब को हाइड्रोजन से फिल करना है, ठीक है जी। हाइड्रोजन गैस लेनी है, गैस से फिल करना है और हाइड्रोजन से करना है क्योंकि लाइटेस्ट है, से लाइटेस्ट तो है ही नहीं हमारे पास। और इवन हम ये करेंगे कि इस हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो लो कर देंगे, इसको लेंगे लो प्रेशर पे, राइट। लो प्रेशर की भी एक वजह है। अब जो हाइड्रोजन लेंगे लाइटेस्ट एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन बहुत आसान है, और दूसरा उसको लो प्रेशर पे करेंगे ताकि और आसान हो जाए। जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फील्ड है, ठीक है। तो इस गैस को फिल करें, और अगर इसको मैं अच्छी तरह फिल करूं तो आज क्या हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो सकता है, लिहाजा इतनी बहुत है। तो अगर इस
ट्यूब को हम गैस से फिल करें हाइड्रोजन से, तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा इस सर्कुलर पाथ में तो ये हाइड्रोजन के एटम्स के साथ कोलाइड करेगा, ठीक है। और जब हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोलिजन होगा तो वहाँ पर आयोनाइजेशन का प्रोसेस होगा, राइट। आयोनाइजेशन जो है प्रोसेस कि जो हाइड्रोजन एटम है वो एक्साइट होगा, राइट। हाइड्रोजन एटम एक्साइट होगा, पहले एक्साइट होगा और उसके बाद फिर क्या होगा, डी एक्साइट होगा, राइट। उसके बाद डी एक्साइट होगा और डी एक्साइट होने पर जो हाइड्रोजन एटम है वो एनर्जी या लाइट इमिट करेगा, रोशनी इमिट करेगा। ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन जो है ये हम पढ़ेंगे कि जब कोई एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम जो है वो एनर्जी गेन करता है तो वो एक्साइट हो जाता है उसके एटम हाई स्टेट में, और जब वो डी एक्साइट होता है तो फिर वो लोअर स्टेट में जाता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है। तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का लेना और लो प्रेशर लेना इस वजह से कि इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत स्मॉल पार्टिकल है, ये अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत थोड़ी होगी तो कोई ऐसा एलिमेंट यूज़ होना चाहिए जिसकी आयोनाइजेशन इतने इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत थोड़ी है। तो इलेक्ट्रॉन की बहुत थोड़ी एनर्जी होने की वजह से हम ऐसा एलिमेंट चूज़ करेंगे, हाइड्रोजन या उसके अलावा कोई भी, जिसकी आयोनाइजेशन का प्रोसेस बहुत इतनी एनर्जी के साथ पॉसिबल हो कि एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करे और आयोनाइजेशन हो जाए। तो बहरहाल इस आयोनाइजेशन के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा जहाँ पर वो मूव करेगा वो विजिबल होगा। हम उस पाथ का डायमीटर नोट करेंगे, राइट, उस ग्लास ट्यूब का जिसके अंदर वो फिल है। तो इस ग्लास ट्यूब का डायमीटर लेंगे और डायमीटर को जब हम हाफ करेंगे तो रेडियस इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डायमीटर। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो उस इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर पाथ है उसका जो पाथ होगा वो विजिबल हो जाएगा, और जैसे वो पाथ विजिबल होगा तो हम उसका डायमीटर वहाँ से नोट करके उसका रेडियस ले लेंगे और फिर ये इक्वेशंस इसमें पुट करेंगे। तो जब यहाँ पे हम उसकी इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे V0 B R की, तो बच्चों याद रखें कि इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मैस रेशो है वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से चार्ज टू मैस रेशो जो है इलेक्ट्रॉन की वो आ सकती है, और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मैस रेशो है इलेक्ट्रॉन की दैट इज़ अराउंड 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इसके यूनिट क्या होंगे, कूलम्स पर किलोग्राम, क्योंकि चार्ज के यूनिट जो है वो कूलम है और मैस के यूनिट जो है वो किलोग्राम है। तो MCQ की अगर मैं बच्चों बात करूं तो जो चार्ज टू मैस रेशो है इलेक्ट्रॉन की ये सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा से मुराद एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल, एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रॉन, जो चार्ज टू मैस रेशो है वो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा है। ये आपने MCQ याद रखना है कि चार्ज टू मैस रेशो का ये जो नंबर है 1.76 टाइम्स 10⁻11, ये नंबर एज़ कम्पेयर टू अदर नंबर्स फॉर प्रोटॉन, अल्फ़ा पार्टिकल या न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा है। और अगर न्यूट्रॉन की पूछी जाती है, फ़र्ज़ करें बच्चों कोई पूछते हैं कि व्हाट इज़ चार्ज टू मैस रेशो ऑफ न्यूट्रॉन, तो सोचें क्या होनी चाहिए न्यूट्रॉन की। डेफिनेटली एक दफ़ा आया था एग्जामिनेशन में। तो चार्ज टू मैस रेशो ऑफ न्यूट्रॉन इज़ 0 बिकॉज न्यूट्रॉन हैज़ ज़ीरो चार्ज, सो इट्स चार्ज टू मैस रेशो इज़ 0। अब जो इसको अगर मैं एक तरतीब से लिखूं आपको एक MCQs की एक प्रेपरेशन के लिए, तो चार्ज टू मैस रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सबसे ज़्यादा है, E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर दैन, किससे ज़्यादा है, प्रोटॉन से। चार्ज टू मैस रेशो ऑफ प्रोटॉन, यानी ये आप कह लें कि E/m फॉर इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर दैन E/m फॉर प्रोटॉन। और इस तरह जो प्रोटॉन की E/m है वो ज़्यादा है उससे हीलियम से, अल्फ़ा पार्टिकल से, राइट, इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा पार्टिकल, जो कि हीलियम ही होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। और ये जो E/m है, ये E/m जो है ये न्यूट्रॉन की E/m से ज़्यादा है। ये जस्ट एक ऐसी मैंने एक तरतीब बनाई है कि आप याद रखें कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की
अल्फ़ा पार्टिकल की और न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की तो ज़ीरो है ना, बाकी पार्टिकल्स की उससे ज़्यादा है ज़ीरो से, तो लिहाजा E/m जो है वो इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की जो है वो इस तरह से लिखी जा सकती है। प्रोटॉन की जो E/m है ये 9.76 टाइम्स 10⁻⁷ है, ठीक है। यानी E/m ऑफ प्रोटॉन जो है दैट इज़ 9.76 टाइम्स 10⁻⁷ कूलम्स पर किलोग्राम है। ये नंबर्स भी हैं जो आ जाते हैं समटाइम MCQs में, तो ये आपने याद रखना है। और अगर E/m से मैस फाइंड करना हो तो वो भी फाइंड हो सकता है। अब देखें, अगर प्रोटॉन की जो E/m है वो अगर इसके इक्वल है तो प्रोटॉन का हमें चार्ज पता है, तो मैस हम फाइंड कर सकते हैं। मैस इधर ले जाएं, इसको इस पर डिवाइड कर दें, तो चार्ज पे अगर E/m की इस वैल्यू को चार्ज पे डिवाइड करें तो हम वहाँ से मैस ऑफ प्रोटॉन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर उसकी हम बात करें तो E/m जो है इलेक्ट्रॉन का जो मैस है दैट इज़ 1.76 टाइम्स 10⁻11। तो यहाँ से अगर m लेना हो तो फिर ये क्या होगा, E/1.6 टाइम्स 10⁻11, और E जो है दैट इज़ 1.67 10⁻⁻19, 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 और 1.76 टाइम्स 10⁻11 करें तो यू विल गेट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। इस तरह से फाइंड हो सकता है। तो बहरहाल E/m जो है दैट इज़ इन इट्स सेल्फ इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, ये अपने आप में एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और इसकी मदद से जो है वो मैस भी फाइंड हो सकता है। बहरहाल जब भी किसी चार्ज को, तो ये जो मैं कंक्लूड कर दूँ इसको इस तरह से, तो कंक्लूड बच्चों इसको मैं इस तरह से कर दूं कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टडी किया जाता है तो वहाँ पर E/m चार्ज टू मैस रेशो जो है ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हमने चार्ज टू मैस रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट की, ठीक है। इस लेक्चर को आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो वो आप लोग कमेंट्स में या मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको इसका आंसर करूँगा, आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।